अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और इस मुल्क में बहरहाल इंटरनेट स्लो हो सकता है, हमारा जस्टिस सिस्टम स्लो हो सकता है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में जब कोर्ट मार्शल्स शुरू होते हैं तो वो स्लो नहीं होते, बड़ी स्पीडी तौर पर उनमें जो है वो जस्टिस सीख हो जाता है। इसलिए इस हवाले से आज एक और ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक 3 और रिटायर्ड अफसरान को गिरफ्तार किया गया है। अब इसमें 2 ब्रिगेडियर्स शामिल हैं, 1 कर्नल शामिल हैं। और ऑफ कोर्स इन अदर वर्ड्स, क्या हम सिर्फ रिटायर्ड तक ही रहेंगे या फिर हम कुछ सर्विंग के ऊपर भी जा सकते हैं? जो हमारी इतलात हैं वहाँ तक तो ये भी कहा जा रहा है कि कोई सर्विंग भी आ सकता है, कोई जज का नाम भी आ रहा है ऑफ कोर्स, और एक बहुत पुराने ISI के जनरल हैं उनका नाम भी आ रहा है, जिनका नाम हम लेना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन इफ़ यू कैन पुट 2 and 2 टुगेदर। बट ऑफ कोर्स ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि जैसे ही ये अरेस्ट हुए हैं उसके बाद एक तेज़ी नज़र आई है। सुपरिटेंडेंट जेल्स को फौरी तौर पर तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। एक इंसदाद दहशतगर्दी ने टीम कंपाइल की है 6 लोगों की ऑफ कोर्स, और वो गई है आज बुशरा बीबी से अटियाला जेल में मुलाकात करने, वहाँ पे तफसीलात से हमें आगाह करने ऑफ कोर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हम समझते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इज़ लाइक जो वेटरन से मुलाकात होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो वेटरन से मुलाकातें करते हैं, अगर हम वो देखें तो कभी भी ये टेलीवाइज नहीं हुई हैं, कभी भी इनकी तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। बट इस बार हम देख सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो क्यानी साहब, ऑफ कोर्स फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एहसन सलीम हयात साहब, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और हमने राहिल शरीफ साहब को भी देखा, ऑफ कोर्स नॉट टू मिस द कायदे आज़म टोपी ऑन क्यानी साहब, और राहिल शरीफ साहब एवर यंग। और ऑफ कोर्स मिसिंग लिंक्स हैं इसमें, बाजवा साहब कहाँ हैं, इसमें और लोग कहाँ हैं, बट ऑफ कोर्स वी विल लीव दैट टू टाइम टू डिसाइड। इस वक्त एक PMLN में भी एक सियासी कुछ अजीब सी अपहीवल नज़र आ रहा है। मियाँ साहब तो ऑफ कोर्स बैक इन एक्शन हो गए, अचानक से उनको बिजली का जो बिलों की ज़्यादती है और आवाम जिस ज़्यादती से गुजर रही है उसका एहसास हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुतनाज़ बयानात हैं। मिलिट्री मार्शल लॉ की तरफ भी इशारा किया था ऑफ कोर्स, और मलिक अहमद खान ऑफ कोर्स सीम्स टू डिसएग्री, और वो कह रहे हैं कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब का हाफिज़ा कमज़ोर है। ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पूछा कि आपने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली कुछ बातें मीडिया में आ रही हैं, लेकिन आपने तो बड़ा एक्सप्लिसिटली वहाँ पे डिनाई कर दिया, जिससे कुछ बड़ी अच्छी फ़िज़ा बन गई है और मेरिट इंश्योर होगा और बात सीधी होगी। तो उस पर उन्होंने कहा कि यार कैंडिडली मैं एक एक्सटेंशन अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस जब पिछली गवर्नमेंट ने दी, तो अब मैं किसी सूरत भी नहीं चाहता कि जो मेरे पीछे इस इंस्टीट्यूशन में लोग खड़े हैं और मैं मज़ीद किसी ऐसी बात करूं, और मेरा आई हैड माई टाइम एंड और बल्कि आई कैन कोट हिज वर्ड्स, उन्होंने कहा ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। मुझे उनके लफ्ज़ एग्जैक्टली जो उनके अल्फाज थे वो याद हैं। उन्होंने कहा कि ओल्ड सोल्जर्स फेड अवे। उसके बाद फिर एक ख्वाजा साहब को, ख्वाजा आसिफ, क्योंकि एक बड़े ज़ीरक आदमी हैं, तो मेरा ख्याल वो जो गुफ्तगू मैंने सुनी उसके कॉन्टेक्स्ट में एक शायद उनके हाफजे में बात नहीं रह गई, लेकिन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जिसमें आपके मीडिया के बहुत सारे पर्सनल थे वहाँ पे, और मुझे वो सवाल जवाब भी याद हैं जिनमें मीर साहब भी वहाँ पर थे, मोहम्मद मालिक भी थे और काफ़ी दोस्त थे, और एक क्वेश्चन के जवाब में उन्होंने बड़ा फ्रैंकली कहा कि कोई किसी किस्म की एक्सटेंशन ना मेरा मतमे नज़र है, ना मैं मांग रहा हूँ। कर्नल आसिम, ब्रिगेडियर गफ़ार, ब्रिगेडियर नईम, ये तीनों लोग टॉप सिटी के केसेस में वांटेड थे, इन्वॉल्व थे। तो लेट्स जस्ट से कि अब इनके साथ जो भी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है सुपरिटेंडेंट जेल में, कि वो कौन सरगोशियाँ करता था खान साहब के कान में या कि नहीं करता था, लेकिन ये इन एनी केस टॉप सिटी के जो केस है उसमें ये 3 वांटेड थे। इस पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया सही तरह हुसैन साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, नो नीड फॉर इंट्रोडक्शन एंड वेर ऑनर्ड, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। तरत साहब, ये आपके ही शो में बात हो रही थी जो ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, आपके शो का हवाला भी आज मलिक अहमद खान साहब ने दिया। व्हाई डू यू थिंक ये पॉलिटिकल मतलब जो विच हंट हो रहा है अगेंस्ट बाजवा साहब, कोई साफ रखने की कोशिश कर रहा है, उनको कोई गंदा करने की कोशिश कर रहा है, इज दैट पार्ट ऑफ सम प्लान, मेजर प्लान, या फिर बाजवा साहब तक कोई रसाई होगी? क्या हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी ट्राई होते हुए देखेंगे? मुझे नहीं पता कि आर्मी चीफ रिटायर्ड आर्मी चीफ का ट्रायल होगा या नहीं होगा। पाकिस्तान में रवायत तो ऐसी कोई नहीं है, लेकिन बाजवा साहब को गंदा करने की भी कोशिश की जा सकती है, हो रही होगी। ख्वाजा आसिफ मुसलसल जनरल बाजवा के बारे में बातें करते रहे हैं, जनरल बाजवा की तरफ से इसके डिनायल आते रहे हैं बजरिया उनके जो लोग हैं मीडिया के अंदर। और अब मलिक अहमद खान साहब ने जनरल बाजवा के नुमाइंदे की हैसियत से उनको एक क्लीन चिट देने की कोशिश की है।
लेकिन इस तनाज़े से जरा कता नजर जो फैक्ट है, जो बतौर सहाफ़ी हम रिपोर्ट कर सकते हैं, और जिन सिटिंग्स में हम मौजूद थे, इनफरादी सिटिंग्स भी थी, इज्तिमाई सिटिंग्स भी थी, और जनरल बाजवा के जो बराह रास्त पैगाम पहुंचाया करते थे वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को, वो बड़े वाज़े थे। जनरल बाजवा ने 3-4 काम तो बड़े वाज़े किए हैं। एक तो उन्होंने वाज़े अंदाज से पैगाम भिजवाते थे नवाज शरीफ को कि आप 10 साल के लिए फारिग हैं। मरियम नवाज को वो पैगाम भिजवाते थे कि आप भी 10 साल के लिए फारिग हैं, आप मुल्क से चले जाएं, आप मुल्क से निकल जाएं, आपका मुल्क के अंदर कोई मुस्तकबिल नहीं है सियासी तौर पर। एक ये बताते थे। दूसरा, जनरल बाजवा साहब के बारे में मलिक साहब पता नहीं क्यों इतनी फराखदिली का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट जारी की है कि जिन लोगों ने जुल्म किया पाकिस्तान में, उनको, उनके सपोर्टर्स को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल में शायद इशारा मलिक साहब की तरफ ही था। जनरल बाजवा को गंदा करने में अगर किसी का काम है तो वो फैक्ट्स का काम। जनरल बाजवा डेस्परेट थे पहली एक्सटेंशन लेने के लिए। जनरल बाजवा, और मैं फैक्ट रिपोर्ट आपको कर रहा हूं जो हमारे इल्म में मौजूद है, जिसकी एक खास जगह पे कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है, जो मैसेजेस एक्सचेंज किए गए, जो इंटरलोक्यूटर्स इस्तेमाल किए गए, वो पहली एक्सटेंशन उन्होंने फिर बजोरे बाजू लिया। आपको याद होगा कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के उन्होंने अपनी एक्सटेंशन का मामला तय करवाया, और उस वक्त के चीफ जस्टिस शेख मोहसिन साहब, उनको जब वो लटका रहे थे इस केस को, तो जनरल फैज के जरिए बाकायदा उनको धमकी दी गई कि आप ये चाहते हैं कि फिर हम जनरल मुशर्रफ के दौर की फौज बन जाए, और उनके भाई और बहन जो है फिर मोहसिन साहब के पास है, उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है रफड़ ना डालें, छोड़ दे इस केस को। फिर उनकी बिल्कुल राय तब्दील हो गई चीफ जस्टिस की उस वक्त। पहले तो उन्होंने ये बजोरे बाजू मरोड़ के उन्होंने एक्सटेंशन ली। ही वाज डेस्परेट। जो दूसरी एक्सटेंशन की बात है वो बिल्कुल ही वाज ऑल फॉर इट। वो बिल्कुल रिटायर नहीं होना चाहते थे, क्योंकि जनरल बाजवा को अपने कद काठ और कैलिबर से कहीं ज्यादा ओहदा दिया गया, और माशाल्लाह ओहदा देने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ खुद ही थे। और आपको वो पहली तस्वीर भी याद होगी, वो वीडियो भी याद होगी कि जब जनरल बाजवा ने अभी वो दरवाजे से प्राइम मिनिस्टर हाउस जहाँ पे पीएम बैठते हैं, वो दाखिल नहीं हुए थे, तो उन्होंने इतनी जोर का सलूट मारा था कि उस वक्त एक जो फौजी वहां पे मौजूद थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, उन्होंने कहा जी इतनी जोर की एडी उन्होंने मारी है कि पिंडी में इसकी आवाज गई। तो जनरल बाजवा जो है ना, वो बहुत ही डेस्परेट किस्म की सिचुएशन उन्होंने अपने ऊपर तारीख की हुई थी, और उनके जो सुसर है वो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक थे। तो मुझे नहीं समझ आती कि जनरल बाजवा को इतने हसीन रंगों में क्यों पेंट किया जा रहा है। बेसिकली ही वाज द सोर्स ऑफ द डिजास्टर दैट वी आर डिस्कसिंग। जनरल फैज के जो बाद में कारनामे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने टॉप सिटी के मामले में अपने आप को उलझाया, दूसरे इश्यूज हैं। अच्छा, तो आपको कहाँ जाता हुआ ये नजर आ रहा है मामला? बिकॉज जाहिर है आपने जिस तरह खुद ही कहा कि रिवायत तो नहीं रही कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ट्राई हो जाए, यहाँ तक यही बड़ी गनीमत है कि रिटायर्ड कोई, हमने आईएसआई चीफ की बात भी की है, लेकिन अब इस मामले में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुतज़ाद बयानात भी आ रहे हैं, कुछ 9 मई से भी जोड़ी जा रही हैं कड़ियाँ। लेकिन अगर हम 9 मई के लिए अगर हम सिर्फ देखते हैं तो ऑफकोर्स अरशद शरीफ केस इज ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल दिस। तो हमें ये डिटेल्स कैसे पता चलेंगी ताला साहब कि अगर वो इस तरह की बातें कोर्ट मार्शल में हियरिंग्स में हो रही होगी, क्योंकि ऑफ कोर्स वी वोंट बी प्रिवी टू एनी ऑफ दैट, हमें सिर्फ फैसले मालूम होते रहेंगे, बाकी डिटेल्स हम तक आनी मुश्किल है। सो हाउ डू यू सी बोथ थिंग्स कनेक्टिंग 9th में एंड मरहूम अरशद शरीफ? देखिए, ये जो आईएसपीआर की प्रेस रिलीज है ना, और आप बेहतर समझती हैं कि जो फौज की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की जाती है वो डीजी आईएसपीआर नहीं लिखता। उसका एक एक लफ्ज, उसका एक एक कॉमा सीनियर तरीन लेवल के ऊपर 3 मेंबरान की या 4 मेंबरान की कमेटी होती है, उनसे घूम के वो प्रेस रिलीज बनती। ये ख्याल है लोगों का जी किसी ने बैठ के प्रेस रिलीज कर दी, इस तरह प्रेस रिलीज नहीं होती। बाकायदा एसओपी है प्रेस रिलीज जारी करने का, प्रेस रिलीज तैयार करने का। उसके अंदर जो 2 पैराज हैं वो पैरामीटर होंगे जनरल फैज के केस को चलाने के लिए। और पहला पैरा जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि जी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ये जो टॉप सिटी केस है इसके ऊपर हमने इंक्वायरी की, और उसमें हमें पता चला कि ये वायलेशन हुई है आर्मी एक्ट की, तो हमने ये मामला तय कर दिया। जिससे मुराद ये है कि जब वो ताकत में थे, जब वो सर्विंग थे, जो मामलात हमने अभी डिस्कस किए हैं, जिसके अंदर के जी जनरल बाजवा कैसे मैनूवर कर रहे थे, पार्टियां कैसे बनवा रहे थे, नवाज शरीफ को बाहर कैसे भिजवा रहे थे, मरियम नवाज के बारे में मैं कोट एंड कोट आपको बता रहा हूं।
मरियम नवाज के बारे में जल बाजवा कहते थे कि अगर हमारी जो फौज की खवातीन है उनका बस चले तो इनकी गर्दन दबोच लें। इनके अपने अल्फाज हैं बैठ के, और जिस किस्म की वो जुबान इस्तेमाल करते थे हम दोहरा नहीं सकते। अच्छा, अब लेकिन ये मामला जो हैं ये पहले पैरा के हिस्सा नहीं बनेंगे, उसके अंदर टॉप सिटी वाला मामला होगा, और टॉप सिटी वाला मामला जो है वो जनरल फैज तक महदूद है, जिस तरीके से उन्होंने रियासती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए रियल एस्टेट के मामले में अपने आप को उलझाया। जो दूसरा पैरा है वो तमाम के तमाम वो मामला है जिसकी तरफ आपने जिक्र किया, 9 मई है, नेटवर्किंग है, पॉलिटिकल पार्टीज को असिस्ट करना है, फौज के खिलाफ कैंपेन चलवाना है। आपने अरशद शरीफ का जिक्र किया, मुझे इल्म नहीं है कि आया वो केस भी पॉप अप करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये तमाम जो इंतहाई मुतनाज़ा और खतरनाक मुद्दे हैं ये पोस्ट रिटायरमेंट है, ये उस वक्त की बातें हैं जब इमरान खान ने जनरल बाजवा को टारगेट करना शुरू कर दिया था। सो इन अ वे फौज की जो प्रेस रिलीज है वो आपको बता रही है कि जो खतरनाक तरीन मामलात हैं जनरल फैज जिसके अंदर मुलव्वस हैं वो बाद अज़ रिटायरमेंट हैं। ये जनरल बाजवा के लिए एक खुशकुन और खुशगवार किस्म की कैफियत बनाती है, क्योंकि इन अ वे वो टॉप सिटी के मामले में मुलव्वस नहीं है और रिटायरमेंट के बाद के मामलात में तो बिल्कुल भी मुलव्वस नहीं है। सो इस ट्रायल को मैं जनरल बाजवा की तरफ तो जाते हुए नहीं देख रहा, और जहां पर अहम तरीन मामलात हैं वो महदूद होंगे रिटायरमेंट के बाद के, और वो भी बहुत बड़े खतरनाक मामलात है, लेकिन उसके अंदर जनरल बाजवा मुलव्वस नहीं। लेकिन फॉर्मर चीफ जस्टिस का नाम आ रहा है और एक और जनरल का भी नाम आ रहा है, एक सर्विंग जनरल का भी नाम आ रहा है। आपको लग रहा है इनमें से किसी को मुलव्वस किया जाएगा इस पूछताछ में? अगर कोई मुलव्वस हुआ तो पकड़ा जाएगा। मुलव्वस देखें, अगेन व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि फौज के अंदर जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है इसकी बुनियाद क्या है, वो इंतहाई क्लोज मॉनिटरिंग है जो की जाती है उन तमाम अफसरान की जो इंतहाई सेंसिटिव इश्यूज को टैकल कर रहे हैं। सो जितने आप द हायर यू गो द टाइटर दिस मॉनिटरिंग इज। आई एम नॉट कॉलिंग इट सर्वेलेंस, आई एम कॉलिंग इट मॉनिटरिंग, क्योंकि उनका हर लफ्ज, उनका हर कदम, उनका हर सिग्नेचर, उनका हर इंटरेक्शन वो फौज के इदारे और उनके ओहदे के ऊपर अजाब की सूरत में या तकलीफ दे तनाज़े की सूरत में आ सकता है। सो ये जो एहतसाब है इट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। जनरल फैज अपनी गिरफ्तारी से 3-4 दिन पहले तक जो उनकी सोशल एक्टिविटी थी, इस्लामाबाद के एक होटल में किसी बड़ी शादी में भी उन्होंने शिरकत की, उनकी सोशल एंगेजमेंट से नहीं पता चलता था कि ही न्यू व्हाट वाज कमिंग हिज वे। सो इन अ वे फौज ने जिसने भी तहकीक की है उसने अपना काम मुकम्मल किया है, ग्राउंड वर्क उन्होंने बनाया, और ग्राउंड वर्क पे जब उन्होंने बनाया होगा तो पूरे नेटवर्क को पकड़ा होगा ना जी। सिर्फ ऐसे तो नहीं है कि अब वो पूछ रहे होंगे जनरल फैज से कि जी आप कैसे काम कर रहे थे, वो जनरल फैज को बता रहे होंगे, आई एम अस्यूमिंग कि भाई ये है, आपका क्या मौकफ है, अगर आप ये कह रहे हैं तो 1 2 3 4 ये क्या है। सो दे हैव अ ट्रेल ऑफ एविडेंस, इम्पेकेबल एविडेंस, इनकंट्रोवर्टेबल एविडेंस, जिसकी बुनियाद पे वो प्रोसीड करेंगे। तो इन अ वे अब इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ओके, अगर आप इस पे थोड़ा सा रोशन डाल दें, क्योंकि रऊफ हसन की गिरफ्तारी के बाद मामलात कुछ पिकअप सम स्पीड, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ डैमनिंग किस्म की इंफॉर्मेशन निकली है उनके कंप्यूटर्स में से या किसी और तरीके से, जहां पे उनकी बराह रास्त इनसे ही वाज इन टच विद रऊफ हसन एंड ऑफ कोर्स सेंडिंग मैसेजेस टू खान। इज दैट समथिंग दैट वी शुड बी लुकिंग एट? एंड ऑफ कोर्स अगर आप हाइपोथेटिकली देखें तो 5 मेंबर बेंच बना दिया गया है अरशद शरीफ मरूम के लिए भी, जिसको शौकत अजीज सिद्दीकी साहब एज लॉयर लड़ेंगे। सो उसमें अगर फैज़ हमीद साहब की इन्वॉल्वमेंट, या क्योंकि बार बार कहा जाता है पेशावर कोर कमांडर वही थे तो वहां से उनको भेजा गया, तो अगर पूछताछ के लिए हमारी अदालत बुला सकेगी, या आपको लगता है हमारी हुकूमत में इतना दमखम नहीं है? देखिए, बड़ा अहम मामला होगा कि इस वक्त उनके ऊपर मिलिट्री एक्ट के तहत कोर्ट बनी हुई है। अब मैं चूंकि लॉयर नहीं हूं, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे किसी ने बताया है ये कि उनके जरिए जो भी लोग पकड़े जाएंगे वो मिलिट्री अदालत के अंदर ही आएंगे, क्योंकि वो मिलिट्री अदालत के अंदर एक मिलिट्री ऑफिशियल का ट्रायल हो रहा है जिसके ऊपर कोई अदालत एतराज नहीं कर सकती। सब ने मान लिया कि जी वो तो मिलिट्री का अंदरूनी मामला है और मिलिट्री एक्ट के तहत वो कर रहे हैं। तो
उनके जरिए जितनी मालूमात निकलेंगी वो मिलिट्री के अंदर मिलिट्री ऑफिसर्स के ट्रायल का हिस्सा होंगी, और जलफैज की जितनी हरकत हैं वो डॉक्यूमेंटेड करके उनके सामने रखी जाएंगी। सो अगर उसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस का नाम आता है तो वो पकड़े जाएंगे। उस वक्त कोई ये इट बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि उस वक्त कोई क्या ये प्ली लेगा जी कि अगर कोई फॉर्मर चीफ जस्टिस पकड़े जाते, जो आज उन्होंने डिनाई किया कि मेरा तो कोई तलाक वार्ता है नहीं, मैं तो बाहर गया हूं, मैं सितंबर में वापस आऊंगा, तो क्या उनके लिए कहेंगे कि ये सिविलियन है? क्या ये आर्गुमेंट होगा कि है तो ये सिविलियन, लेकिन भाई एक ऐसे मुकदमे में मुलव्वस है जो कुल्ली तौर पर मिलिट्री एक्ट के तहत आ रहा है। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। लेकिन आई एम टेलिंग यू, ये नेटवर्क जो है, ये इसके अंदर मीडिया के लोग मौजूद हैं, इसके अंदर सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं, इसके अंदर जजेस मौजूद हैं, रिटायर्ड जजेस मौजूद हैं इसके अंदर, और ये पूरा काम मुकम्मल करके इन्होंने ये हाथ डाला है। ये कच्चा हाथ नहीं है, कम से कम अभी तक जो मेरे पास मालूमात है उसके मुताबिक तो मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, नहीं जाहिर है ऑफ कोर्स। मैं कह रही हूँ अगर बहुत क्विकली और हेस्ट में किया गया होता तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये कोई बदला ले रहे हैं या कोई विक्टिमाइजेशन हो रही है, बिकॉज जाहिर है कि जनरल आसिम मुनीर और फैज हमीद साहब की नहीं कोई टर्म्स पे तो नहीं मिलते वो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी प्लीज समझा दीजिएगा तारिक साहब कि अगर तो ये कोर्ट मार्शल आपको कितने दिन में रैप होता हुआ दिखाई देता है, 20 से 25 दिन, या आप इसको ज्यादा लंबा देखेंगे? देखिए, जो नेटवर्क है वो तो काफी वसी है, जो इल्जामात की फहरिस्त है वो बड़ी वसी है, लेकिन मैं इसको लिंगर ऑन होते हुए नहीं देख रहा, और उसकी कोई मेरे पास, मैं मालूमात की बुनियाद पर नहीं कर रहा, मैं एक लॉजिक इस्तेमाल कर रहा हूं कि जब आप इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हाथ डालते हैं तो फिर आप केस को रैप अप करना चाहते हैं, और ये आपके ज़हन में भी होगा कि फौज की तरफ से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो वो अदालती निजाम के ऊपर क्या उंगली उठाते हैं? वो कहते हैं केसेस लिंगर ऑन एंड दे नेवर हैव अ क्लोजर। 9 मई के ऊपर भी ये कहते हैं। तो अब अगर इस केस को उन्होंने केस स्टडी बनाना है स्पीडी जस्टिस का, तो जाहिर है इसको जल्दी रैप अप करेंगे। ओके, लास्टली तारिक साहब, क्योंकि अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे ऑफ कोर्स, और भी लोगों से बातचीत होती रहती है, तो ये कहते हैं कि ये वैंडलिज्म और राइट्स वाजंट द ओनली थिंग अबाउट 9th में, देयर वाज मोर टू इट, एंड बहुत बड़ी साजिश है जो कि इन्होंने पकड़ी है, जिसकी बुनियाद पर अब ये कोर्ट मार्शल हो रहा है। वुड यू अग्री? म्यूटनी बेसिकली एक म्यूटनी और केओस के जरिए म्यूटनी फैलाने का एक मुद्दा था, और अगर आप इसी को बिल्ड करें तो वो क्या कर रहे थे कि अंदरूनी तौर पर खलफिशार हो और फिर कोई लोग जाके अपने चीफ को कहें जी कि बात बन नहीं रही है, बाबा आप छोड़ ही दें। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन बनती है इस आर्गुमेंट की कि म्यूटनी और क्या होती है, इनसबऑर्डिनेशन क्या होती है, ये इनसबऑर्डिनेशन होती है ना। और माजी में कुछ ऐसी कोशिशें की गई हैं, मैं पुराने बहुत पीछे के माजी की बात कर रहा हूं, कि अंदर से प्रेशर जनरेट करवाया जाए। सो केओस हैड अ पर्पस। लेकिन वैसे तो आप जलाओ घिराव करके आपने क्या हासिल करना था, उसको बैक एंड के ऊपर कोई पर्पस होगा ना उसका। सो दे वर ट्राइंग टू जनरेट प्रेशर विद इन। तो जो लोग बात कर रहे हैं अंदरूनी साजिश की, वो यही थी ना जी, म्यूटनी करवानी थी आप। तो फिर इट मेक सेंस कि आज वो टेलीवाइज हुआ है, जिस तरह से वेटरन से मुलाकात की है चीफ आर्मी स्टाफ ने, और जिस तरह से गले मिल रहे हैं, और वो पूरा टेलीवाइज हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। सो यू थिंक दैट इज टू से कि वी आर ऑन वन पेज एंड द मिलिट्री इज नॉट डिवाइडेड एंड एवरीबडी सीम्स टू बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? ये जो अगर आप उसके ऑप्टिक्स को देखें तो ऑप्टिक्स तो बिल्कुल यही है जिस आपने फरमाया। एक उसके अंदर ये भी है कि ये मामला किसी रिटायर्ड आदमी का नहीं है, ये मामला एक ऐसे शख्स और ऐसे ग्रोह और उनके नेटवर्क का है जिन्होंने फौज के डिसिप्लिन की बदतरीन वायलेशन की है और इनसबऑर्डिनेशन के नेक्स्ट लेवल पर गए हैं। लिहाजा उनको आप वेटरन्स के साथ या रिटायर्ड लोगों के साथ ना जोड़ें। आई थिंक दिस वाज अ वेरी क्लियर मैसेज। ठीक है, थैंक यू सो मच सैयद अरदल हुसैन साहब, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच, वेरी फॉर्चुनेट अगेन, थैंक यू।
वाइल PMLN ऑफ कोर्स मुतनाज़ बयानात दे रही है, उनके एक रहनुमा कुछ कहते हैं, दूसरे रहनुमा कुछ कहते हैं, यहाँ तक कि उनसे सवाल किया कि अगर वो मिलिट्री इंटरवेंशन या कू करना चाहते थे तो क्या आप ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि आज वज़ीर दिफा हैं, क्या वो कोई एक्शन कर सकते हैं? उन्होंने कहा मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ? तो ऑफ कोर्स ये हमारी जो मेंटालिटी है कि हम क्या कुछ नहीं कर सकते, और जो मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है वो उनका अपना अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया कमरज़मान कायरा साहब ने, बहुत शुक्रिया आपका कायरा साहब। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी चीज को अनफोल्ड होते हुए? आई मीन टॉप सिटी का मामला था ये, आज भी जो 3 अरेस्ट हुए हैं, 2 ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल, वो भी टॉप सिटी में ही वांटेड थे, लेकिन अब उनको सुपरिटेंडेंट जेल से भी जोड़ा जा रहा है, उनकी भी तफ्तीश हो रही है। फिर एक तफ्तीशी टीम बुशरा बीबी से भी 9 मई के वाकयात के ऊपर सवालात लेकर गई है। आपको लग रहा है ये कोई PTI के ऊपर इसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, या मतलब बेसिक एम वही है? देखिए सना, हमारे पास अभी तक जो इंफॉर्मेशन है उसका सोर्स तो सिर्फ ISPR की 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें टॉप सिटी के बारे में जनरल साहब की इन्वॉल्वमेंट के बारे में कहा, इन्वेस्टिगेशन और सजादें जो भी है। और दूसरा उन्होंने कहा कि वो पोस्ट रिटायरमेंट उनकी जो एक्टिविटीज थी वो उन्होंने आर्मी एक्ट को वायलेट किया। और आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसमें उन्होंने थोड़ा सा इसको एक और एलेबोरेट किया है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं और पहले इनके बाकी इल्जामात के अलावा, टॉप सिटी में इन्वॉल्वमेंट के अलावा, मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसकी भी एक एंगल आया है इसमें। सो उस एंगल से लोग असेस कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, सारी गुफ्तगू में जनरल साहब हों या उनके बाकी कोलीग्स, उनको वो तो नजर आ रहा था कि अगर आर्मी ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के और साबिक DG ISI को गिरफ्तार किया है तो उन्होंने बड़े सॉलिड रीजंस के बाद, बड़े सॉलिड सबूतों के बाद ही गिरफ्तार किया होगा, क्योंकि फौज अपने सीनियर मोस्ट अफसर्स के साथ ये नहीं करती, न होने देती है। सो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि उनकी जो यूनिफॉर्म में लाइफ थी उसके बारे में कोई सवाल नहीं है। पोस्ट रिटायरमेंट उनकी जो एक्टिविटीज थी वो क्या थी उसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब ने भी जो कहा वो भी यूनिफॉर्म के दौर में था और बाकी चीजें भी, और वो तो इम्यूनिटी हासिल कर चुकी हैं क्योंकि वो तो कोई किसी एक कलेक्टिव फैसले का नतीजा था। लेकिन अब उन्होंने क्या किया इसकी कोई तफसील हमारे पास नहीं आई कि उन पर क्या एलिगेशन है, किस किस्म के उन्होंने कोई अटैक्स किए हैं, किसी को सपोर्ट फराहम की है, किसी को गाइड किया है या कुछ एक्ट खुद किए हैं। जब तक वो ना सामने आ जाए, स्पेकुलेशन है, वो जितनी चाहे हम कर लें। ठीक है, स्पेकुलेशंस असाइड, कायरा साहब ये बताइएगा कि ये क्या ये मुल्क में जाहिर है पहली दफा हम देख रहे हैं कि इस तरह का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। टॉप सिटी के हवाले से भी हमने देखा है जी, तो 400 तोले सोने की भी बात हो रही है, करोड़ों रुपए की बात हो रही है। नजफ हमीद साहब जो इनके छोटे भाई हैं वो भी गिरफ्तार हैं, और हम सबको ही पता था, ये हम टर्म यूज करते थे, कुछ लोग करते थे, कुछ लोग डरते थे, यही फैजियाब हो गए और अभी फैज की बाकियात बाकी हैं। तो ये तमाम तर चीजें हमने खुद इनको हमें खुद पता है कि पॉलिटिकली वो काफी मदाखलत रखते थे, करते थे। लेकिन 9th मई के हवाले से स्पेशली आपको लगता है कि ये मास्टरमाइंड ये होंगे या मंसूबा साज होंगे या सहूलतकार होंगे? देखिए ना सना, सारी डिस्कशन मे बी मे नॉट बी के दरमियान ही है, और मेरा ख्याल है कि मे बी मे नॉट बी की डिस्कशन जो है उसको मेरी लेवल पे या मेरे एंगल पे उसको अवॉइड करना चाहिए। आप जो चाहें कर सकते हैं, इसलिए कि जब तक कोई सॉलिड रीजन सामने ना आए उसके ऊपर बातें करना, कल अगर इसके बिल्कुल मुस्तादम निकले तो अजीब सा लगेगा। अच्छा ठीक है, चले लेट्स चेंज द सब्जेक्ट। हम आ जाते हैं आपके ये इन कंप्लायंस तो सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप सोचें कि वो मिलिट्री ने भी इन कंप्लायंस तो सुप्रीम कोर्ट कर दिया, लेकिन आप लोग फैसला मानने से इनकारी हैं। पिटिशन आपने भी जमा कराई हुई है, कानून साजी आप लोग कर चुके हैं। इस पर आपको क्या लगता है, ये जो इदारों के दरमियान तसादुम होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्या आप देख रहे हैं इससे, कैसे इस वे आउट कैसे निकलेगा? पहली बात तो ये है कि हमने इनकार नहीं किया फैसला मानने से, एक कानूनी रास्ता इख्तियार किया है कि हम अदालत के अंदर रिव्यू में गए हैं, हुकूमत भी गई है, इलेक्शन कमीशन भी गया है, हम भी गए हैं एज पार्टी की भी शायद तो गया हो।
तो ये एक कानून है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का रिव्यू करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से ही। वही रास्ता इख्तियार किया गया है। और जो पार्लियामान ने बिल पास किया है वो पहले से एक मौजूद कानून को बगैर किसी एसेंस की तब्दीली के चंद लफ्ज तब्दील करके, जो कि नई लेजिस्लेशन मूव करने के लिए आपको रिक्वायर्ड थे, आपने वही कानून दोबारा पेश किया है और अदालत को एक याद कराने की बात की है कि जनाब ये कानून मौजूद है और अगर कानून के अलावा कोई बाकी इदारा कुछ नहीं कर सकता तो आप भी किसी कानून के ही पाबंद हैं। आप भी कानून से मावरा कुछ नहीं कर सकते, एक एक्ट भी नहीं। और कानून के सब पाबंद हैं। तो ये याद कराने की कोशिश की गई है। रिव्यू का फैसला आ जाए फिर देखते हैं। और ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो इख्तियार है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की इंटरप्रिटेशन करती है, ये एब्सोल्यूट इख्तियार नहीं है। ये इख्तियार उस सूरत में होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस आता है जिसमें एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है और उसको देखा जाएगा, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगी कि हमारी दानिश में आइन बनाने वालों ने इसको इस तरह बनाया है। लेकिन साथ ये भी ध्यान में रखिए कि अगर पार्लियामेंट मौजूद है, वो पार्लियामेंट जिसने आइन बनाया है वही लोग मौजूद हैं, या जिन्होंने 18वीं तरमीम पास की है वही लोग मौजूद हैं, कैसे हो सकता है कि जज साहिबान बेहतर जाने कि ये कानून क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, इसकी रूह क्या थी, इसके पीछे लॉजिक क्या थी, कैसे मुमकिन है? वही लोग जानते होंगे ना जो खुद कानून बनाने वाले हैं। सो उसका एक लिमिटेड हक और इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के पास कि अगर कोई प्रपोजिशन उनके पास आती है जिसमें किसी आईनी तौजी के दो पहलू आ जाते हैं, तो वहां सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगी कि उनकी दानिश में आइन का मंशा और मकसूद ये है। अगर पार्लियामान कोई कानून ऐसा बनाती है जो आइन से मुताबिक है, तो अदलिया उसको रिव्यू करके खत्म कर देती है। और अगर अदलिया को फैसला ऐसा दे दे जो आइन से मुताबिक हो, तो क्या उसको मान लिया जाएगा या उसके लिए भी कोई फोरम है? कोई फोरम है जो आइन बनाता है, कोई फोरम है जो देख सकता है कि ये आइन की रूह के मुताबिक है कि नहीं? अदलिया को भी तो याद कराना पड़ेगा ना। अदलिया सुप्रीम कोर्ट है, अदालत सुप्रीम है, सुप्रीम इदारा नहीं है। सुप्रीम इदारा पार्लियामेंट है, वही इदारा है जहां से आइन और कानून तमाम इदारे जन्म लेते हैं। अच्छा कायरा साहब ये फरमा दीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी जैसे तलत हुसैन साहब से बात हो रही थी ब्रेक से पहले, और उन्होंने कहा कि ये साफ वाज़ेह पैगाम था बाजवा साहब का, जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब का, टू नवाज शरीफ एंड मरियम नवाज, कि आप 10 साल के लिए फारिग हैं, आप मुल्क छोड़ के चले जाएं। और यहाँ तक उन्होंने कहा कोट अनकोट के बाजवा साहब ने कहा कि अगर मरियम साहिबा अपनी सेफ्टी चाहती हैं तो चली जाएं, क्योंकि हमारी खवातीन उनका गला दबोच लेंगी। मतलब इस कदर नफरत जनरल बाजवा साहब के आवाज़ में, लहजे में थी। आपके लिए या बिलावल के लिए या जरदारी साहब के लिए कोई पैगाम था कि मुल्क से चले जाएं, रुक जाएं? बिलावल साहब आप भी 10 साल के लिए फारिग हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि 10 साल का प्लान तो था। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि जनरल साहब ने ये कब कहा है। और अगर उन्होंने जब वो आर्मी चीफ थे और ये बात कही है, तो फिर जिनको कही है उनको चाहिए कि वो उनके बारे में अदालत को या किसी मुतल्लिका फोरम पे इस मामले को एजुकेट करें। मियां नवाज शरीफ साहब को कही है तो वो करें, उनकी बेटी को कही है मरियम साहबा को तो वो करें, या वो लोग जो बात कर रहे हैं अब वो इखलाकी तौर पे इस बात के पाबंद हैं। तो ये तो बहुत बड़ा खौफनाक बात है ना कि सिटिंग आर्मी चीफ अगर ये कह रहा हो कि आपका मुस्तकबिल कोई नहीं है, आप चले जाएं इस मुल्क से, तो उन्होंने तो बिल्कुल वायलेशन की है। तो फिर क्यों ना उनके खिलाफ केस, अगर उन्होंने कहा है और सबूत मौजूद हैं, तो फिर जिनको कहा है वो या जो कह रहे हैं वो इस बात के पाबंद होने चाहिए कि उनके खिलाफ केस फाइल करें। ठीक है सर, लास्टली मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगी कि क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए मंसूर अली शाह साहब का, और ये कामरान मुर्तज़ा साहब भी कल प्रोग्राम में कह रहे थे कि आप लोगों की शायद नीयत नहीं है उनको बनाने की, तो क्या नीयत है ठीक? देखिए, मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाने का जिक्र फरमा रही है। जी जी जी, उनकी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई ना इससे। देखिए, नोटिफिकेशन
एक फॉर्मेलिटी है, एक फैसला है जिसके तहत सीनियर मोस्ट जज ने जब चीफ जस्टिस रिटायर होंगे उस वक्त नए चीफ जस्टिस वो बनेंगे जो सीनियर मोस्ट होंगे। उसका नोटिफिकेशन आखिरी दिन भी हो सकता है, 4 दिन पहले भी हो सकता है, 4 महीने पहले भी हो सकता है, हो या ना हो ये तो एक लाजमी है ना। ये तो कंप्लीट तो हो ही नहीं सकता कोई इसके अलावा हो। क्या होना है इसके अलावा? ये किसी की ख्वाहिश के मुताबिक होना है। अगर पीएमएलएन ने सर इसमें कुछ मदाखलत की तो आप पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी? नहीं सकते, मुदाखलत कर ही नहीं सकते। एक सेट प्रेसिडेंट है, एक ऑलरेडी लॉ मौजूद है जो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है और ये प्रैक्टिस हो रहा है, तो इसकी तरमीम कैसे हो सकती है? ये कैसे मुमकिन है कि किसी और को बना दिया जाए? तो मेरी नजर में ये नोटिफिकेशन के ऊपर जो बहस है ये बिल्कुल बेमानी बहस है। ओके कायरा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, लॉन्ग टाइम के बाद, प्लेजर हैविंग यू। ऑफ कोर्स जब मिलिट्री ट्रायल्स होते हैं तो फिर हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती अनलेस वो सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज हों। जो उसके फैसले होते हैं वो हम तक ज़रूर पहुंचते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स हमें नहीं दी जाती। लेकिन ऑफ कोर्स हम जितनी कोशिश कर सकते हैं आपको अपडेट रखने की, इस पूरे इशू पर हम अपडेट रखेंगे आपको। और आप हमारे साथ रहिए, 24 न्यूज़ HD देखते रहिए एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।